Assalamu alaikum. Today our lecture number is 67. In this lecture we will discuss about the linear differential equations of higher order. In previous 66 lectures we will discuss about the linear differential equation of one order. Basically the higher order means more than one order on the derivative, बिकॉज कि हमने जो ऑर्डर और डेरिवेटिव का जो हमने ऑर्डर और उसके बाद डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है हमने बिल्कुल एक अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं। और अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको इस वीडियो की लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो बेसिकली जो हम अब जो ऑर्डर जो होगा वो मोर देन क्या होगा, हमारे 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एन ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है। एवल लेट्स के जो nth ऑर्डर है जिसका, तो जो डी एन वाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ डी एन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है y का डेरीवेटिव, और एज जाकर जो हमारा जो है 0 पे आता है और इजिकल टू क्यू। जो बेसिकली जो हाई ऑर्डर जो इक्वेशंस होती हैं ना, जो वो बेसिकली इसके जो कोफिशिएंट्स हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये कोफिशिएंट्स हैं सारा इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये बेसिकली जो कोफिशिएंट्स हैं ये कभी कभी क्या आते हैं हमारे, कभी कभी हमारे जो है फंक्शन आते हैं, एक्स के फंक्शन होते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं बेसिकली। तो क्या होते हैं यहाँ पे भी मैंने लिख लिया वेयर a1 a2 2 एंड सो ऑन n आर द फंक्शंस ऑफ x। कभी कभी क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं आर कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट। और बेसिकली जो ये q है, q जो होता है ये जो फंक्शन होता है उसका होता है, फंक्शन ऑफ x का होता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड की गई हैं लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव से आगे जो है जो पोर्शन है इसको हमने कोफिशिएंट्स ही कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या है लीनियर डिफरेंशियल विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। वेरिएबल कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर जो हम आज के जो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ करेंगे क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होगा, लेकिन ये कोफिशिएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे। तो जो सिंबॉलिकली फॉर्म जो है वो क्या होते हैं कि हम क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो ये जो है डी एन बाई डी एक्स एन को क्या करते हैं डी एन वाई के बराबर लिखते हैं, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म बोलते हैं। तो डी एन, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया वाई के डी एन के बराबर दिया। डी एन वाई जो मैंने, क्योंकि इन सारों के अंदर वाई आ रहा था तो मैंने ऑलरेडी बाहर ही कॉमन ले लिया इक्वल टू क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया। ठीक है, अब देखें अगर इसको, तो ये हमारा पूरा पोर्शन किसका है, फंक्शन है, किसी न किसी का फंक्शन है। तो उसके अंदर जो हमारा बोले विथ रेस्पेक्ट टू जिसके निकाल रहे हैं कोफिशिएंट्स, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरा का पूरा मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया एफ ऑफ डी इजिकल टू एफ ऑफ डी ऑफ वाई इजिकल टू क्यू। तो ये बन गया। तो अब ये तो आ गया। अब जो इसका हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो मतलब जनरल सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वो दो हिस्सों में आएगा। जनरल सॉल्यूशन किस में आएगा, दो हिस्सों में बेसिकली। एक आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जिसको शॉर्ट में सी एफ और पी एफ लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं सॉल्यूशंस विच कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो मतलब जो हम इक्वेशंस होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो इक्वेशंस बेसिकली जो होगी उसके जितने भी ऑर्डर होंगे उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। उस सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है,
ये आ गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को आप निकालना चाहेंगे तो सबसे पहली क्या चीज़ नोट करेंगे, हमें सबसे पहले क्या है कि एक्सिलरी इक्वेशंस। एक्सिलरी इक्वेशंस मतलब क्या कि जो हमारा जो फंक्शंस हमने बनाए, जो सिम्बॉलिकली फॉर्म, बेसिकली हमारे जो सिम्बॉलिकली फॉर्म मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में देखें तो मैंने क्या किया, ये वाला सिम्बॉलिकली फॉर्म है dn का। तो इस सिम्बॉलिकल फॉर्म को जो d है हमारा, उस d को मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा m के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, उसके रूट्स निकालने, एक्सिलरी द फॉर्म उसके रूट्स निकालने होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो हो गया। तो हम अब उसको आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। चलो, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का डिस्कस कर, अब तो आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमने जब सॉल्व कर रहेंगे तो एक दो चीज़ें आएंगी, क्योंकि उसको हमें जनरल सॉल्यूशंस तो निकालने होंगे ना। तो वो क्या चीज़ आएंगी वो उसको देखते हैं कि एक कंडीशंस, मतलब यूँ समझो कि केस है, कंडीशन समझो या कुछ भी समझो, आप उस चीज़ों को जनरली समझिए कि कोई भी फंक्शन हमें निकला, हमने क्या किया, उसको हमने उसका जो फंक्शंस जो इक्वेशंस बनी हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन, उसको हमने क्या किया, सोल्व किया। उसके अंदर से रूट्स आते हैं, जो जितना ऑर्डर होगा उसके उतने ही रूट्स आएंगे हमें। ठीक है। तो इफ़ द रूट्स, ठीक है, रूट्स, लेट सपोज कोई इक्वेशंस थी हमारे पास, उसके रूट्स हैं m1 m2 टू mn ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन के आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये है कि जब भी इक्वेशंस रहते हैं तो उसका मतलब यूँ समझो कि एक इक्वेशंस थी, उसको जब हमने सॉल्व किया तो उसके क्या आ रहे थे, एक रूट्स जो आ रहे थे वो रियल आ रहे थे, दूसरे क्या आते थे, डिस्टिंक्ट्स आ रहे थे। तो उसकी जो कोफिशिएंट्स इक्वेशंस बनेगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशंस बनेगी, वो कैसे बनेगी, वो बेसिकली बनेगी y = c1 e⁻mx1, c2 e⁻mx2, c3 e⁻mx3, ठीक है, एंड सो ऑन। लेट सपोज कि इसका मैंने एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, उसको हम लेट सपोज कि ये मेरी इक्वेशंस हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन है कि एक इक्वेशंस दी हुई है पहले से ही, क्या मतलब बनाई हुई है हमें जनरल। यहाँ पे हम कुछ नहीं, मैं उसको फॉर्म को दिखाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कहाँ तक है, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, d² - 3d + 2 ब्रैकेट n2y। ठीक है। तो अगर हम इसको गौर करें तो मैंने क्या बोला, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसको एक्सिलरी इक्वेशंस कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या कह दिया, जो d था जितने, उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया m के अंदर। तो एक्सिलरी इक्वेशंस बन गई है हमारी, सही है, m = तो अब उसके बाद इसको हमें, इस इक्वेशंस को हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो क्योंकि हमें यहाँ से फैक्टर्स निकालना है तो बिल्कुल ईजी है। तो मेरा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि कितने आए फैक्टर निकालने के, ये तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, और उसके बाद इस टर्म को इस तरह ब्रेक करें कि अगर हम उस ब्रेक वाले टर्म को हम इस तरह अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आए, अगर ऐड करें तो हमारा ये आंसर है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करने के लिए 3m को मैंने ब्रेक किया, किसमें, 2m - m में, -2m - m। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या आ जाएंगे, 2m आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। और जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, 3m। सही है। तो मैंने इस तरह, अब देखें इन दोनों के अंदर m कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, m कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या हो गया यहाँ पर m - 2, इधर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो m - 2, तो मेरे यह कॉमन। तो मेरा फैक्टर क्या आ गया, मेरे m = 1 2 आ गया, m = 1 1 आ गया। तो मेरे अगर मैं देखूं तो ये मेरे क्या है, रूट्स रियल है, ये रियल है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस है, तो मेरे डिफरेंस है। तो मैंने आपको क्या फॉर्म बताया था कि c1 = mx + c2 e⁻m2, सही है, m2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा m क्या है, बेसिकली एक m2 है, ठीक है, m1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ दो फैक्टर आए, तो मेरे क्या बन जाएगा, c1 e⁻x + c2 e⁻nx। ठीक है, तो ये मेरे बन गई इस इक्वेशंस की। ठीक है, ये जो पहला जो कंडीशंस जो केस था वो हमने डिस्कस कर दिया। अब सेकंड केस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
सेकेंड क्या कर रहा है कि अगर टू रूट्स रियल आ गए, अब अगर टू रूट्स आर इक्वल एंड रियल, अगर लेट सपोज कहें कि टू रूट्स अगर इक्वल आ गए तो क्या करोगे, तो उसका जो रूट्स इक्वल आएंगे उसको क्या करेंगे, पहले C1 C2 x ब्रैकेट e पावर mx1 प्लस C3 e पावर m3 x सो ऑन। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें एक अच्छा तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखे रखा हुए हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो इस वीडियो के भी छोटा हो जाए आपको समझने में। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने पहले एक्सली इक्वेशन, अब तो इसमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं, मेरी एक्सली इक्वेशन m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो a माइनस बी वाले इसको मैं फाल में ब्रैकेट हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल ब्रेक हो रही है। तो अगर मैं देखूँ उसको तो ये मेरा m माइनस 2 इज इक्वल टू, तो मेरे ये अगर मैं जब m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो रूट्स तो हमेशा कितने आने चाहिए, जितने डेरिवेटिव है उतने ही रूट्स आएंगे हमारे, कितने आएंगे उतने ही हमारे रूट्स आएंगे, सही। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद अगर तो रूट सेम है तो मैंने क्या बोला था कि C1 प्लस C2, अब जो दूसरा जो रूट्स होगा उसके साथ C2 तो होगा, लेकिन उसके साथ हम क्या करेंगे, x करेंगे ब्रैकेट e पावर, यहाँ पे m क्या दोनों सेम है तो मेरे 2x हो गया। तो ये मेरी सेकंड कंडीशंस भी प्रूव होगी और सिंपलीफाई होगी। अगर हम अपने थर्ड एंड जो लास्ट ही समझे, ठीक है। थर्ड क्या है कि इफ 3 रूट्स आर इक्वल देन रियल, सेम ही कंडीशन है, क्या करेंगे जितने रूट सेम आएंगे रियल होंगे तो उसको C1 C2 x, और यहाँ पे मतलब के x का जो वेरिएबल जो होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और बाहर m1 जो सेम होगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट है जो हमारी, इफ़ द 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी रूट्स मतलब कोई रूट्स हमारे क्या आगे कॉम्प्लेक्स आगे इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेटिव फॉर्म, मतलब a प्लस माइनस बी, मतलब रूट्स क्या आएंगे हमारे a प्लस माइनस बी आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा फॉर्म में, बाकी जो हैं रियल हैं, ठीक है। उसका क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि e पावर ax, क्या मतलब जो ये रियल पार्ट्स होगा, जो हमारा ये रियल पार्ट होगा बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इसके जगह पर आ जाएगा जहाँ पर हम क्या लिखते थे mx लिखते थे बेसिकली, तो वहाँ पे। उसके बाद a cos थीटा, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे कांस्टेंट a लिख लो या C1 लिख लो, बस C1 लिख लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन है C1 C2, ठीक है। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है, जो हमारे इमेजिनरी पार्ट बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो एंगल का हिस्सा बन जाएगा, तो ये एंगल का बन जाएगा। उसके बाद C2 साइन बीस एक्स, बी जो है कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म, तो ये बन गया। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि d² माइनस d प्लस 4। अब इसका मैं देखूं एक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई। अब इसको मैं एक्सिलरी अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो इसका मैं फैक्टर नहीं निकल पा रहे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, बेसिकली a मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा a मतलब इसका कोफिशिएंट, ठीक है, 1 है, b का कोफिशिएंट -1 है, तो मैंने माइनस, यहाँ पे मैंने -1 रखा, ठीक है। -1 ऑलरेडी था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तब मैंने क्या कर दिया +1, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 -1 पे क्या हो गया, तो 1 हो गया। और मेरे यहाँ 16 कैसे हो गया, -4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 16 माइनस की अपॉन 2, तो ये मेरे क्या हो गया, ये हो जाते हैं अंडर रूट -15। अब अंडर रूट -15 है, जब भी माइनस अंडर रूट के अंदर होता है वो हो जाता है आयोटा के बराबर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ईयर चैप्टर का है कि अंडर रूट -1 जो है आयोटा का बराबर है, कि उसको डिस्कशन नहीं हमें करें। तो वो क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 15/2, और ये उसको हम आगे सिंप्लीफाई किया तो 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 15/2 आयोटा। अब मैंने बताया था जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। C1 कॉस जो रियल पार्ट जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, ई का एक्सपोनेंट में पावर आ जाएगा,
जो हम एम एक्स बोलते हैं जिस पीरियड, और जो इमेजरी पार्ट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इसके डिग्री जो एंगल्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके एंगल बन जाएंगे, कॉस एंगल मतलब √15 टू अवर 15। तो आज के जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे वो बेसिकली क्या लेक्चर्स था, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था किसका कि सबसे पहले हमने आई ऑर्डर पढ़ा, आई ऑर्डर का क्या फॉर्म था। सेकंड जो है हमारा जो कांस्टेंट हमने क्या कि सारा जो फसाद है इस हाई ऑर्डर इक्वेशंस का वो किस चीज़ का है, A1 का, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं इनका फसाद है सारा। तो हमने उसके रिलेटेड कि ये कब कांस्टेंट होंगे तो क्या बनेगा कब, तो हमने आज के जो डिस्कस किया वो बेसिकली हमने किया है इस पे, सारा के सारा किस पे डिस्कस किया है, इक्वेशन इस के कांस्टेंट पे, कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट है, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री आज जो हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते किस तरह है वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, और उसके जो केस थे डिशेस थे जो बोले वो भी किए, और उसके एग्जांपल भी किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं अपना लेक्चर्स एंड अल्लाह हाफिज़।